प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं। इसके पहले हम आपको दोस्तों हिंदी की प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा रहे हैं, जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक पहुँचे हैं। और आज आप लोगों के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, तिलैया बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बिहार में है, उड़ीसा में है, झारखंड है या छत्तीसगढ़ है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तिलैया बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर जो होगा आपका झारखंड में स्थित है आपका तिलैया बांध। थोड़ा सा तिलैया बांध के बारे में और जानकारी लेते हैं दोस्तों। तिलैया बांध जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है, एक तो ये जानकारी आपको मिलती है। उसके बाद तिलैया बांध जो है झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पे है जो तिलैया बांध है दोस्तों, वो झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी है उस पर स्थित है। और एक तिलैया बांध जो है दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है, तिलैया बांध। उसके बाद एक और पॉइंट है, दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, तो आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। और दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और दामोदर घाटी जो परियोजना है वो 1948 में अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर स्थापित की गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये थे तिलैया बांध से संबंधित और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, हमने आपको बता दिया। आइए अब आगे अगला क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के प्रमुख बने हैं। कौन बने हैं। नजमा अख्तर, के कस्तूरी रंगन, महेश चंद्र पंत या जगबीर सिंह। कौन बने हैं। तो करेक्ट आंसर होगा के कस्तूरी रंगन दोस्तों। ठीक है, 27 का जो आंसर होगा के कस्तूरी रंगन होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा के कस्तूरी रंगन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। के कस्तूरी रंगन दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के प्रमुख बने हैं दोस्तों। नई शिक्षा नीति जो 2020 की सिफारिश के कस्तूरी रंगन द्वारा ही की गई थी दोस्तों। जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसकी सिफारिश के कस्तूरी रंगन द्वारा ही की गई थी। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति 2020 थी ना, इसकी सिफारिश के कस्तूरी रंगन ने ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे में आती है। तो किस अनुच्छेद के दायरे में आती है दोस्तों, बताइए। 84, 82, 81 या 80। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 80। ठीक है, जो 80 अनुच्छेद है वो राज्यसभा की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के दायरे में आती है। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। थोड़ा राज्यसभा के बारे में अब बात उठी है तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है, 250। कितनी है, 250। वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य हैं कितने हैं, निर्धारित तो 250 हुई है, लेकिन वर्तमान में जो संख्या है वो 245 है। कितनी है, 245 है। ठीक है, 245 है। और इनमें 245 में 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्रों से तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो। तो कुल मिला के 250 होते हैं। ठीक है, जिनमें से वर्तमान में 245 हैं और 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 8 जो है संघ राज्यों के और 12 राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो। अब थोड़ा सा अनुच्छेद 81 ये है, इसके बारे में जान लेते हैं। 81 जो है वो लोकसभा की संरचना से संबंधित, किससे, लोकसभा की संरचना से संबंधित है अनुच्छेद 81। ठीक है, और अनुच्छेद 82 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 82 जो है वो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन से संबंधित है। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन से संबंधित है अनुच्छेद 82। उसके बाद अनुच्छेद 84 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 84 है वो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है अनुच्छेद 84। तो ये आपको इतनी जानकारी मिली एक क्वेश्चन से। अगला
लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान? 1897, 1932 या 1900 या 1904? तो कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा 1904। 1904 में क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल, सब जब लॉर्ड कर्जन की बात आती है तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल इनका था कब से कब तक चला था? जो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था वो 1899, कब? 1899 से लेकर के चला था 1905 तक। कब? 1905 तक चला था, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। अब लॉर्ड कर्जन भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था, माने किसी को प्रिय वायसराय नहीं था, अलोकप्रिय था। कर्जन के काल में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। ठीक है, कर्जन के ही काल में, जो लॉर्ड कर्जन है इनके ही कार्यकाल में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। और कर्जन ने प्राचीन स्मारक की सुरक्षा हेतु 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की थी। ठीक है, और एक पॉइंट और कर्जन से संबंधित, कर्जन के काल में पुलिस सुधार हेतु 1902 में फ्रेजर आयोग गठित किया गया था। कौन सा? इस आयोग का नाम आप लोग याद रखिएगा। कर्जन के ही कार्यकाल में, ये लॉर्ड कर्जन हैं, इन्हीं के कार्यकाल में पुलिस सुधार हेतु 1902 में, कब? पुलिस सुधार हेतु 1902 में फ्रेजर आयोग, कौन? एक फ्रेजर आयोग, फ्रेजर आयोग जो है गठित किया गया। और एक और बात, कर्जन के काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था दोस्तों। कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन हैं, इन्हीं के कार्यकाल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था। और कर्जन ने वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने हेतु बंगाल में एक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की थी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लॉर्ड कर्जन से। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रस्ताव कितने स्तंभों पर आधारित है? कितने स्तंभों पर आधारित है तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो केंद्रीय बजट 2021-22 का प्रस्ताव है वो 6 स्तंभों पर आधारित है। कितने हैं? 6 स्तंभ पर आधारित है। और 6 स्तंभ होते कौन कौन से हैं हम आपको वो बताते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। जो पहला स्तंभ है वो है स्वास्थ्य और कल्याण भौतिक। क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण भौतिक। दूसरा जो है, दूसरा फैक्ट है वो वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना से संबंधित है। और जो तीसरा स्तंभ है वो आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास है। ठीक है, और तीसरा हो गया। अब चौथा ये है कि नवाचार और अनुसंधान और विकास से संबंधित है। और पांचवा है मानव पूंजी, जो 5वां नंबर का है, 5वें नंबर का ये कहता है कि नवाचार और अनुसंधान और विकास से संबंधित है। और सॉरी, ये चौथा था। 5वां है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, ये 5वां है। और 6वां नंबर जो कि लास्ट है, और इतने स्तंभों को ही पूछा था, तो न्यूनतम आकार और अधिकतम सरकार, ये 6वां स्तंभ था। बाकी आपका जो केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित था। आंसर आपका 6 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस्टिक अम्ल, जो एस्टिक एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो दोस्तों 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2। तो करेक्ट आंसर होगा 4। कितने अणु होते हैं? 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एक अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं एस्टिक अम्ल के। थोड़ा सा एस्टिक अम्ल का आप फार्मूला भी जान लेते हैं। एस्टिक अम्ल आया है तो उसका फार्मूला जान लेते हैं। क्या होता है एस्टिक अम्ल का फार्मूला? CH3COOH, ये होता है एस्टिक अम्ल का फार्मूला, CH3COOH। अब देखो, एस्टिक अम्ल सभी प्रकार के सिरके में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल जो होता है सभी प्रकार के सिरके में पाया जाता है। सिरके में पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक एसिड। और एस्टिक एसिड के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं। कैसे? इस फार्मूला से देख लीजिए। क्या कह रहा है? जो एस्टिक एसिड होता है उसमें एक अणु में, माने ये पूरा एक अणु होता है, और इस एक अणु में कार्बन के 2, देखो एक यहाँ पे हो गया, एक ये 2 हो गया। ठीक है, कार्बन के 2, हाइड्रोजन के कितने? हाइड्रोजन के 4, ये 3 इधर, 3 इधर, 1 इधर, 4 हो गया। और उसके बाद क्या बचता है? ऑक्सीजन बचता है। ऑक्सीजन के कितने? ऑक्सीजन के 2 परमाणु, 1 और 2 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद
ये था एसिटिक एसिड का फार्मूला। उसके बाद एसिटिक एसिड जो होता है वो एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड को माने CH3COOH इसका फार्मूला होता है और इसे ही एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में 1 सितंबर मौसम संबंधी की शुरुआत का प्रतीक है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो खाली स्थान में भरा जाएगा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु या बसंत ऋतु। इनमें से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में 1 सितंबर मौसम संबंधी क्या भरा जाएगा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बसंत ऋतु। क्या होगा? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है 1 सितंबर। अब जो 23 सितंबर, थोड़ा सा 23 सितंबर की बात आई है, तो थोड़ा सा 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्षा मौसम और दक्षिण गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है। ठीक है, क्या है? 23 सितंबर की बात कर रहे हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्षा मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है। ये याद रखिएगा कि जो उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्षा मौसम और दक्षिण गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है। बाकी अब 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। मार्च का भी आप ध्यान दीजिए, 21 मार्च की 21 मार्च में क्वेश्चन आया है, उससे रिलेटेड हम आपको बता दे रहे हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। देखो शीत ऋतु नवंबर के मध्य में शुरू होता है दोस्तों। अभी आपका शीत ऋतु ही चल रहा है, तो ये नवंबर के मध्य से शुरू होता है और मार्च में समाप्त हो जाता है। तो आप लोग मार्च तक ठंडी सहना पड़ेगा और इस मार्च में आप लोग वर्दी ले लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बसंत ऋतु होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन किसने दिया था? ठीक है, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? गुरु घासीदास ने दिया था, या श्री नारायण गुरु ने दिया था, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, या हरिदास ठाकुर ने दिया था? कौन दिया था, किसने दिया था? तो दोस्तों यह कथन जो दिया था वो श्री नारायण गुरु ने दिया था। किसने? श्री नारायण गुरु ने दिया था। श्री नारायण गुरु ने यह कथन दिया था कि मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, ये श्री नारायण गुरु ने यह कथन दिया था। अब थोड़ा सा श्री नारायण गुरु के बारे में समझते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। श्री नारायण गुरु, जो श्री नारायण गुरु हैं, इन्होंने 1888 ईस्वी में केरल में अरबी पुरम आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन? अरबी पुरम आंदोलन। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, केरल में इन्होंने अरबी पुरम आंदोलन प्रारंभ किया था। कब? 1888 में। 1888 में हम किसकी बात कर रहे हैं? श्री नारायण गुरु की बात कर रहे हैं। 1888 में इन्होंने केरल में 1888 में केरल में अरबी पुरम आंदोलन प्रारंभ किया था। और अरबी पुरम आंदोलन की पृष्ठभूमि से बाद में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत हुई। अरबी पुरम आंदोलन से ही की पृष्ठभूमि से बाद में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत हुई। और श्री नारायण गुरु ने केरल के इझवार्स जाति के लिए आंदोलन किया था। जो इझवार्स जाति थी उसके लिए इन्होंने, श्री नारायण गुरु ने आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, और आंदोलन प्रारंभ किया था। उसके बाद दयानंद सरस्वती ने 1875 में, थोड़ा दयानंद सरस्वती, अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया दयानंद सरस्वती, क्योंकि विकल्प में हमारे दयानंद सरस्वती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने 1875 में, कब? दयानंद सरस्वती 1875 में, ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। एक नारा भी याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आ सकता है तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। अब दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका फहराकर हिंदू धर्म में व्यापक अंधविश्वासता बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोग लिख लीजिएगा। सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कलिंग वर्तमान में तटवर्ती है। जो कलिंग है वर्तमान में कहाँ है?
बताइए इस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है या केरल में है? तो दोस्तों जो कलिंग है वर्तमान में उड़ीसा, कहाँ पे? उड़ीसा के तटवर्ती में है, उड़ीसा में, ठीक है, वर्तमान में उड़ीसा के तटवर्ती में है। थोड़ा कलिंग, अब कलिंग की बात आई तो कलिंग से थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। कलिंग का प्राचीन राज्य, अब वो प्राचीन राज्य है कलिंग, प्राचीन राज्य वर्तमान उड़ीसा के दक्षिण में स्थित था। कलिंग का जो प्राचीन राज्य वर्तमान उड़ीसा हो गया। कलिंग का प्राचीन राज्य था उड़ीसा, अब वर्तमान में उड़ीसा है। कलिंग तो प्राचीन राज्य था, वर्तमान में उड़ीसा हो गया है, उड़ीसा के दक्षिण में स्थित था। अब कलिंग राज्य को महापद्मनंद ने जीतकर मगध में मिला लिया था। जो कलिंग ये है ना, ये कलिंग राज्य को महापद्मनंद ने जीतकर मगध में मिला लिया था। और मौर्य शासक बिंदुसार के शासनकाल में कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। समझिए बात को, जो मौर्य शासक बिंदुसार था उसने, मौर्य शासक बिंदुसार के शासनकाल में कलिंग ने क्या किया था? अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। ठीक है। उसके बाद अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अशोक के 5 प्रांतों में से कलिंग भी एक प्रांत था जिसकी राजधानी तोसली थी। दोस्तों अशोक के 5 प्रांतों में से कलिंग भी एक प्रांत था, ध्यान रख दीजिएगा, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कौन सी? तोसली थी, जिसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अगर पूछता है कलिंग जो है, कलिंग की लड़ाई जो हुआ था, कलिंग युद्ध, उसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ था। किसमें? अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया था। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका, कलिंग वर्तमान में तटवर्ती है उड़ीसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? वर्ष पूछ रहा है, वर्ष 1919 में, 1904 में, 1917 में या 1945 में? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1917 में। क्या? 1917 में। वर्ष 1917 में भारत सरकार ने पहले कोलकाता, अब कलकत्ता हो गया, विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। अब सैडलर आयोग आया है तो सैडलर आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी। सैडलर आयोग डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था। सैडलर जो आयोग था वो किसके? सैडलर आयोग डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था। और सैडलर आयोग में 2 भारतीय, कौन कौन? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद शामिल थे। सैडलर आयोग में 2 भारतीय थे, जो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये 2 व्यक्ति भारत के शामिल थे सैडलर आयोग में। और सैडलर आयोग में महिला शिक्षा के प्रसार हेतु कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा बोर्ड बनाए जाने की सिफारिश भी की गई थी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? सैडलर आयोग ने महिला शिक्षा के प्रचार हेतु, क्योंकि सैडलर आयोग ने महिला शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा बोर्ड बनाए जाने की सिफारिश भी की थी। और सैडलर आयोग ने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी सिफारिश की थी। 2 चीज़ों की सिफारिश की थी, एक महिला शिक्षा बोर्ड बनाए जाने की, ठीक है, महिला शिक्षा बोर्ड बनाए जाने की, क्योंकि उसमें महिला शिक्षा के प्रचार की बात की जा रही थी। और दूसरा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की सिफारिश की गई थी। ये 2 सिफारिशें की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? 16 जनवरी, 16 नवंबर, 16 दिसंबर या 16 फरवरी? तो कब मनाते हैं हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16 नवंबर होगा। 16 नवंबर। हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। जो 16 जनवरी है ना, 16 नवंबर को तो हम मना लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस, उसको 16 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। कब से? 2022 से। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को, जो 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। और जो 16 फरवरी है, 16 फरवरी को किक डे मनाया जाता है। कौन डे? किक डे मनाया जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम सिहावा पर्वत से हुआ है? सिहावा पर्वत से हुआ है, महानदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या सिंधु? तो कहाँ से हुआ है उद्गम स्थल? सिहावा पर्वत से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा महानदी। महानदी, जो महानदी है इसका उद्गम सिहावा पर्वत से हुआ है। अब महानदी का थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के सिहावा पर्वत से हुआ है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी है कि वहीं से सिहावा पर्वत से हुआ है महानदी का उद्गम स्थल। और महानदी पर ही दोस्तों, महानदी पर ही क्या है? हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध, महानदी पे ही हीराकुंड बांध बना हुआ है। और महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो क्या हैं? सहायक नदियां हैं, आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट। इब, कौन कौन सी हैं महानदी की सहायक नदियां? इब, हसदेव, तेल, शिवनाथ आदि हैं ये महानदी की सहायक नदियाँ। और महानदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 9,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला डेल्टा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वो 9,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला डेल्टा बना देती है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, जो इसके नीचे ऑप्शन था ब्रह्मपुत्र नदी, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम मैकाल पर्वत की ये तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी इसका, ठीक है। जो नर्मदा की भी मैं बात कर रहा हूँ, नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी इसका जो उद्गम ये कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है एक, वहाँ से निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है वहीं से निकलती है। और सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो इतने इन नदियों के उद्गम स्थल आपको पता हो गया, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देवी कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी कौन है? शारदा काली, लक्ष्मी, भवतारिणी, काली, सरस्वती, कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर होगा भवतारिणी काली। भवतारिणी काली देवी कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी हैं, ठीक है। और भवतारिणी काली माँ का स्वरूप चतुर्भुज हैं। भवतारिणी जो काली हैं ये काली माँ का स्वरूप चतुर्भुज हैं। ये अपने हाथ में अभय, खड्ग एवं नरमुंड की माला लिए हुए हैं, इनकी जहाँ प्रतिमा है। और देवी प्रतिमा के दाईं ओर हनुमान व बाईं ओर काल भैरव व 2 योगिनी जया विजया भी हैं। ध्यान देना, जो इनकी भवतारिणी काली की प्रतिमा है उन प्रतिमा के दाहिनी ओर हो गया, ये बाईं ओर हो गया, तो इनके जो दाहिनी इनकी प्रतिमा है उसके दाईं ओर हनुमान जी हैं और बाईं ओर काल भैरव हैं और 2 योगिनी जया विजया भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। श्वसन विफलता ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में पर्याप्त नहीं होती है या अत्यधिक होती है। कौन सा ऑप्शन होगा? विज्ञान का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा विकल्प उचित होगा खाली स्थान को भरने के लिए? बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। देखिए, श्वसन विफलता ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होता। यहाँ पे ऑक्सीजन भरा जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होती है या अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन नहीं होती है तो क्या होती है? या अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं कि जो श्वसन विफलता एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ा को ऑक्सीजन के साथ लोड करने या कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मुश्किल होती है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? श्वसन विफलता एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ा को ऑक्सीजन के साथ लोड करने या कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मुश्किल होती है, वही होता है श्वसन विफलता।
और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.36 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.36 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हैं ना, CO को बोलते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण जो होता है वो ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, हम जो आप लोगों को बताते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है उसे हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसकी आत्मकथा का शीर्षक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू एक्स सक्सेस है। किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा का नाम क्या है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। ये किसकी है? राहुल द्रविड़ जी की है, या सौरव गांगुली की है, या वीरेंद्र सहवाग, या VVS लक्ष्मण की है? किसकी है? तो दोस्तों, ये सौरव गांगुली की है। सौरव गांगुली की जो आत्मकथा है वो है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो कहने का मतलब, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 21 सितंबर होगा, या 6 जनवरी होगा, या 19 मार्च होगा, या 12 अक्टूबर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 21 सितंबर होगा। क्या होगा? 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है और विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 12 अक्टूबर आता है। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। और 6 जनवरी, ये जो 6 जनवरी है, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने भुगतान बैंक संचालन में हैं? कितने बैंक संचालन में हैं? दोस्तों, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो 6 बैंक हैं। 6 बैंक जो हैं वो भुगतान बैंक संचालन में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस त्योहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटप्पा कोंडा मेला आयोजित किया जाता है? किस त्योहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश में कोटप्पा कोंडा मेला आयोजित किया जाता है? मकर संक्रांति, या उगादि, या महाशिवरात्रि, या श्री रामनवमी? किसमें? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि त्योहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटप्पा कोंडा मेला आयोजित किया जाता है। कोटप्पा कोंडा मंदिर हर साल फरवरी माह में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है। और महाशिवरात्रि के दौरान शंभुलिंगेश्वर कल्याणोत्सव उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उसी महाशिवरात्रि के दौरान, ठीक है, ये उत्सव है महाशिवरात्रि के दौरान शंभुलिंगेश्वर कल्याणोत्सव उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। भद्रकाली और वीरभद्र का विवाह भी आंध्र प्रदेश का एक मंदिर उत्सव है दोस्तों। ठीक है, भद्रकाली और वीरभद्र का विवाह भी आंध्र प्रदेश का एक मंदिर उत्सव है। तो ठीक है, तो मेन टारगेट था कोटप्पा कोंडा मेला आयोजित कहाँ किया जाता है, वो जो कोटप्पा कोंडा मेला है वो आंध्र प्रदेश में ही तो मनाया जाता है। और किस त्यौहार पे? तो महाशिवरात्रि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? गुना, सांबा, इंदौर, या खंडवा जिला? कहाँ होगा बताइए। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर होगा खंडवा जिला। कहाँ? खंडवा जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? 342, 321, 198 या 222? तो दोस्तों, जिसका करेक्ट आंसर होगा 321 धाराएं। कितनी? 321 धाराएं हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है तो थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं।
दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद, धाराएं कहो या अनुच्छेद, ठीक है, लगभग सेम होती हैं। तो 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितना, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रस्तावना रहित था, जबकि 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना था। समझ रहे हैं, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था वो प्रस्तावना रहित था, प्रस्तावना उसमें नहीं था। लेकिन जब भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसमें प्रस्तावना था। 1935 के अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। पॉइंट को समझिएगा, पॉइंट क्या कह रहा है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ये इसी के तहत राज्यों से द्वैध शासन समाप्त करके, राज्यों से, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या कहता है कि जो राज्यों में द्वैध शासन था उसको समाप्त करके अब केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया जाएगा। राज्यों से हटा करके केंद्र में अब लगा दिया जाएगा द्वैध शासन, ठीक है। 1935 अधिनियम के तहत ही विषयों के विभाजन के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है इसी अधिनियम के तहत। और यही भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही तहत, ठीक है, इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही तहत जो वर्मा है ना, पहले बर्मा बोलते थे, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था तथा 2 नए राज्य बनाए गए थे, ठीक है। 1935 के तहत ही, 1935 जो अधिनियम था इसके तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था तथा 2 नए राज्य बनाए गए थे, उड़ीसा और सिंध का सृजन किया गया। 2 राज्य बने, भारत से बर्मा को अलग करके वो नए राज्य उड़ीसा बना, उसके बाद एक सिंध का सृजन भी किया गया, ठीक है। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू 1935 अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, लोग याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। तो आ सकता है अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 के अधिनियम को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, धन की अध्यक्षता से मुक्त आर्थिक विनिमयों को एक्सचेंज कहा जाता है। क्या कहता है, म्यूचुअल या बैंकिंग या बार्टर या राजस्व, क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्सचेंज, ठीक है। आर्थिक विनिमयों का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्सचेंज। क्या कहा जाता है, तो दोस्तों बार्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बार्टर कहा जाता है। एक वस्तु देकर उसके बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना विनिमय कहलाता है। समझ रहे हैं बात को, विनिमय किसे कहते हैं, तो विनिमय उसे कहते हैं कि जब एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेना, एक वस्तु दिया और दूसरी वस्तु ले लिए, उसे हम विनिमय कहते हैं। और जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था तो आर्थिक गतिविधियां वस्तु विनिमय प्रणाली पर भी ही आधारित थीं। जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो एक वस्तु देके एक वस्तु लिया जाता था। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां कृषिगत वस्तुओं, धातु और सोने चांदी सहित विशिष्ट उत्पादों का क्रय और विक्रय तत्काल सुपुर्दगी संविदा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो उसे हम बार्टर कहते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, धन की अध्यक्षता से मुक्त आर्थिक विनिमयों को बार्टर कहते हैं, बार्टर एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी, हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल घाटी है वो किस नदी का उद्गम स्थल है, बताना है आपको, किस नदी का उद्गम स्थल है, बताइए। झेलम नदी है, ब्यास नदी है, या चिनाब नदी है, या रावी नदी है, कौन सी नदी है, तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो है चिनाब नदी। कौन सी है, चिनाब नदी। जो हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी वो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। किसका है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। अब चिनाब नदी जास्कर श्रेणी के लाहौल घाटी के 12 लाचाला दर्रे के पास से निकलती है दोस्तों। जो चिनाब नदी है, ये चिनाब नदी ये जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी के लाहौल घाटी के 12 लाचाला दर्रे के पास से निकलती है। और जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है, जो चिनाब नदी है उसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। कितनी है, 960 किलोमीटर में है, ठीक है, 960 किलोमीटर है। और चिनाब नदी दोस्तों झेलम तथा रावी नदी का जल ग्रहण करने के बाद सतलज नदी में मिल जाती है। समझ रहे हो बात को, जो चिनाब नदी है वो झेलम तथा रावी नदियों का जल ग्रहण करेगी, उसके बाद सतलज नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है।
उसके बाद झेलम नदी कश्मीर में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग से निकलती है, जो झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी है जो है ये है कश्मीर में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। और जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी ये जो है रोहतांग दर्रे में स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। और जो रावी नदी है, रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पर्वत से निकलती है। ठीक है, ये थे इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के आलोक या उत्थान में निम्न में से कौन सी पूंजी सबसे प्रमुख स्थान पर रही? कौन सी है बताइए, सबसे प्रमुख स्थान पर कौन सी रही? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के आलोक उत्थान में कौन सी पूंजी सबसे प्रमुख स्थान पर रही? सामग्री, मशीनरी, संयंत्र या मानव पूंजी, कौन सी थी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मानव पूंजी होगा। ठीक है, मानव पूंजी। सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, ठीक है, तो मानव पूंजी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? सबसे अधिक अंतर होता है बताइए। पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम, थार या पहलगांव? तो भारत में किस स्थान पर पूछा है दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? तो बताना है वो होता है दोस्तों थार में। क्या करेक्ट आंसर होगा? थार। थार में दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है। दोस्तों जो थार मरुस्थल है ना, वो दिन में अधिक गर्म होता है और रात में अधिक ठंडा होता है। थार मरुस्थल दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा जैसा बनाता है। और बालू का यह गुण, ये भी क्वेश्चन साइंस का है, बालू का यह गुण कि शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंड होती है, यह किस नियम पर आधारित है? पता है, बालू का शीघ्र गर्म होना और शीघ्र ठंडा होना किरचॉफ के नियम पर आधारित है। किसी स्थान के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को ही तापांतर कहते हैं। और तापांतर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। एक होता है दैनिक तापांतर, एक होता है वार्षिक तापांतर। और महासागरीय क्षेत्र में तापांतर कम पाया जाता है। जो महासागरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे तापांतर कम पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? जो शेरशाह सूरी हैं उनका मकबरा कहाँ स्थित है? बक्सर में है, जहानाबाद में है, या सासाराम है, या गया में? तो जो दोस्तों जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ है? सासाराम स्थित है। ठीक है, और सासाराम कहाँ है दोस्तों? सासाराम बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, अब शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी की दोस्तों जो मृत्यु हुई थी वो 22 मई 1545 कब हुई थी? 22 मई 1545 को हुई थी। 22 मई 1545 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी पता है? कालिंजर के किले में हुई थी। कालिंजर के किले में हुई थी शेरशाह की मृत्यु। दोस्तों जो कनिंघम थे ना, कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। किसने? कनिंघम ने। ठीक है, कनिंघम ने, जो कनिंघम थे उन्होंने बताया है, कहा है कि शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है कनिंघम ने। और शेरशाह का मकबरा झील के बीच निर्मित अष्टकोणीय इमारत है। तो शेरशाह का मकबरा जो इमारत है वो कितनी भुजाएं हैं? उसमें 8 भुजाएं हैं, अष्टकोणीय इमारत है। शेरशाह का मकबरा को पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। दोस्तों शेरशाह ने रोहतासगढ़ का किला क्या क्या उन्होंने बनवा, जो नामक बसाया, जो नगर बसाया था शेरशाह ने, वो कौन कौन सा था? एक रोहतासगढ़ का किला और दिल्ली का पुराना किला तथा शेरसुर नामक नगर बसाया था। किसने? शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह ने इतना काम किया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? कृणाल बसु, कविता राव, अनुराधा राय, जयराम रमेश? कौन है? वह है कविता राव। कौन है? कविता राव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में लेजर किस खेल की श्रेणी में है? तलवारबाजी, गोल्फ, नौकायन या घुड़सवारी? किस में है बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों जो लेजर है ना वो नौकायन खेल की श्रेणी में आता है। किसमें? नौकायन खेल की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे में अंतर्गत आता है? संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 83, 81, 84, 82? दोस्तों इसके पहले हमने आपको बताया था क्वेश्चन में विकल्प के माध्यम से, तो वही क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 84 होगा, अनुच्छेद 84।
1984 हमने बताया था, उसमें यही बताया था कि जो संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के दायरे के अंतर्गत आता है। और देखो संसद सदस्य हेतु निम्न अर्हताएं होती हैं। संसद का सदस्य बनने के लिए आपको निम्न निम्न क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, देखो क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पहले उसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद देखो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की होना चाहिए। अगर आप राज्यसभा के लिए जा रहे हैं तो 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में जा रहे हैं तो 25 वर्ष की होनी चाहिए। उसे संघ और राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता भी होना चाहिए। दोस्तों उसे जो कैंडिडेट होगा उसे संघ और राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता भी होना चाहिए जहाँ से वो चुनाव लड़ेगा। उनके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ भी होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हैं। अब थोड़ा सा अनुच्छेद 83 आता है, 83 है, 81 है, 82 है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 83 क्या कहता है? अनुच्छेद 83 ये कहता है कि संसद के सदनों की अवधि है कितनी होनी चाहिए। 83 अनुच्छेद जो 83 है वो ये कहता है कि संसद के जो सदन हैं उनकी अवधि कितनी कितनी होनी चाहिए ये बताता है। और अनुच्छेद 81 जो होता है वो कहता है कि लोकसभा की संरचना हमारी कैसी है, 81 के बारे में बताएगा। और 82 हमारा बताता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा विधानसभा के सीटों एवं क्षेत्रों के पुनः संयोजन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया और पाकिस्तान के लेखक इनमें से कौन है? कौन है? इस कृति है माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया और पाकिस्तान के लेखक इनमें से कौन है? R.E.M. व्हीलर, G.F. टेल्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, कौन है? तो दोस्तों माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक हैं R.E.M. व्हीलर, R.E.M. व्हीलर। ठीक है, ये है R.E.M. व्हीलर। दोस्तों रॉबर्ट एरिक मर्टिमर, जो रॉबर्ट एरिक मर्टिमर हैं, व्हीलर, रॉबर्ट एरिक मर्टिमर व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। इनका ये पूरा नाम मैं पढ़ रहा हूँ, R.E.M. व्हीलर का पूरा नाम यही था, रॉबर्ट एरिक मर्टिमर व्हीलर। ये क्या थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में भी बताया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक भी माने जाते हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। कनिंघम के प्रयास से किया गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। और भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था 1906 में बनाया गया था। उस समय 1861 में तो बना दिया गया था, लेकिन अस्थायी उसे बनाया गया था 1906 में। और जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया गया था। ठीक है, जो जॉन मार्शल हैं इन्हीं की निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बीमाहीन है? अनुदैर्घ्य बल, अनुदैर्घ्य प्रकृति, या विरूपक बल, या अपरूपण प्रतिबल? ठीक है, कौन सा होगा? तो दोस्तों जो अनुदैर्घ्य विकृति है, अनुदैर्घ्य विकृति ये क्या होती है? बीमाहीन है। कैसी है? बीमाहीन है। दोस्तों देखो लंबाई में परिवर्तन क्या होता है? डेल्टा एल। और प्रारंभिक लंबाई अगर यल है, ठीक है, प्रारंभिक लंबाई आपका एल है के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य विकृति बोला जाता है। लंबाई में परिवर्तन और जो प्रारंभिक लंबाई है वो, इसी के अनुपात को अनुदैर्घ्य विकृति कहा जाता है। अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अभिलंब बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। दोस्तों जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए और इस विरूपक बल से वस्तु के आयतन में परिवर्तन न हो लेकिन वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाए तो इस प्रकार की विकृति को अपरूपण कहते हैं। ठीक है, जो अपरूपण है ना, इस अपरूपण से, ये अपरूपण के बारे में बता दिए। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए और इस विरूपक बल से वस्तु के आयतन में परिवर्तन न हो, माने उसका आयतन अगर इतना है तो इतना ही रहे, वो बदले ना, तो और वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाए, आयतन वही रहे, ऐसा था और उसका आयतन वही रहे और आकार ऐसा हो जाए मान लो, तो इस प्रकार की विकृति को अपरूपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? किसने? अंजला माई, अम्मल, रानी गाइडेंगलू, मालती चौधरी, या सुचिता कृपलानी? कौन? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा रानी गाइडेंगलू। रानी गाइडेंगलू जो हैं पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अब रानी गाइडेंगलू शब्द आता है तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये कहाँ की हैं। तो जो रानी गाइडेंगलू हैं वो कहाँ की हैं? मणिपुर राज्य की हैं।
कहाँ की हैं? मणिपुर राज्य की हैं, मणिपुर राज्य से हैं रानी गाइडेंगलू। और दोस्तों यदुनाग की जो फांसी दिया गया था उनके बाद गाइडेंगलू ने नाग विद्रोह को बागडोर संभाली थी। समझ रहे हैं बात को कि जब यदुनाग को फांसी दे गई थी, यदुनाग को जब फांसी, नाग विद्रोह था, नाग विद्रोह को संभाले थे यदुनाग, और यदुनाग को जब फांसी दे दिया गया तो रानी गाइडेंगलू उस नाग विद्रोह का बागडोर संभालती हैं। ठीक है, तो एक लाइन में हम ये कहेंगे कि यदुनाग की फांसी के बाद गाइडेंगलू ने नाग विद्रोह की बागडोर संभाली। अब भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर है में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व यदुनाग ने की, जिसे बाद में गाइडेंगलू ने किया। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ, ये मणिपुर में जियालरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। समझ रहे बात को? सविनय अवज्ञा आंदोलन को मणिपुर में जियालरंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ होता है। जवाहरलाल नेहरू ने, रानी गाइडेंगलू की ही मैं बात कर रहा हूँ अभी, जवाहरलाल नेहरू ने गाइडेंगलू को रानी की उपाधि दिया था। जो रानी शब्द इनके नाम के आगे लग गया है ना, वो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था इन्हें उपाधि कि अब गाइडेंगलू को रानी गाइडेंगलू कहा जाएगा। रानी की उपाधि दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और दोस्तों उसके बाद जो अंजलाई अम्मल हैं, ये क्या है? दक्षिण भारत की हैं, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी दक्षिण भारत से, और इन्होंने असहयोग आंदोलन से अपनी राजनीतिक ज़िंदगी शुरू की। असहयोग आंदोलन से ये अंजलाई अम्मल जो हैं ये ये असहयोग आंदोलन से अपनी राजनीतिक ज़िंदगी शुरू की थी। और जो सुचेता कृपलानी हैं, ये 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा की नींव रखी थी सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री बनने वाली महिला हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, यूपी की। और कब से कब तक बनी थी ये भी हम आपको बताते हैं। सुचेता कृपलानी की ये 1963 से बनती हैं और 1967 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है। 1963 से 1967 तक इनका जो कार्यकाल चला था सुचेता कृपलानी, ये भारत की पहली मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है के मकबरे से जुड़ा है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? जहांगीर, अकबर, शिवाजी, बाबर। तो सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, खाली स्थान की जगह पे क्या भरा जाएगा? वो दोस्तों अकबर। सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है अकबर के मकबरे से जुड़ा है। क्या है? अकबर के मकबरे से जुड़ा है। अकबर नाम आता है तो अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण कार्य स्वयं 1605 में, कब? स्वयं 1605 में शुरू किया था, लेकिन जहांगीर ने पूरा करवाया था। शुरू तो किया था अकबर ने और पूरा किया था जहांगीर ने। कौन पूरा किया था? जहांगीर ने। अकबर का जो मकबरा है वो हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन वास्तुकला पर आधारित था। ठीक है, अकबर का जो मकबरा है वो हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन वास्तुकला पर आधारित है। अकबर के मकबरे का आकार पिरामिड नुमा है। कैसा है? पिरामिड नुमा। ठीक है, पिरामिड नुमा है। ठीक है, पिरामिड नुमा इस तरीके से, ऐसा ऐसा होता है ना, इस तरीके से पिरामिड नुमा। तो पिरामिड नुमा है और यह 5 मंजिला है। कितना? 5 मंजिला है। ठीक है, 5 मंजिला है, पिरामिड नुमा है और 5 मंजिला है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? अकबर के मकबरे की मैं बात कर रहा हूँ। और अकबर के मकबरे के ऊपर कोई गुंबद नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई गुंबद नहीं है अकबर के मकबरे के ऊपर। और बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, और काबुल कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान में है। ठीक है, ये बाबर है, इनका बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है और काबुल अफगानिस्तान में है। बाबर को प्रारंभ में आगरा में दफनाया गया था। जो बाबर थे इनकी जब मृत्यु हुई थी इनको आगरा में दफनाया गया था। और जहांगीर का जो मकबरा है, जहांगीर, ठीक है, ये जो जहांगीर हैं, जहांगीर का जो मकबरा है पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के पास शाहदरा बाग में स्थित है। जहांगीर का मकबरा जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। ठीक है, इन्होंने तो अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। जहांगीर ने अकबर के मकबरे का निर्माण इन्होंने करवाया था, लेकिन जहांगीर के मकबरे का जो मकबरा था इनकी पत्नी ने बनवाया था भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, अरुणा सफली, उषा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है।
अब अरुणा आसफ अली का नाम आता है तो अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक के मैदान मुंबई, कहाँ पे है ग्वालियर टैंक मैदान? मुंबई। बात को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अरुणा आसफ अली हैं, इनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक के मैदान मुंबई में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है, अरुणा आसफ अली को, और इन्हें ग्रैंड लेडी कहा जाता है। ठीक है। और मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने का के लिए जाना जाता है। अरुणा आसफ अली 1958 में दिल्ली की प्रथम महापौर बनी और इन्होंने मीडिया प्रकाशन गृह शुरू किया था। ठीक है। अरुणा आसफ अली जो हैं 1958 में दिल्ली की प्रथम महापौर बनी थी। और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, याद रखिएगा। सरोजनी नायडू, ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली को बोला जाता है, लेकिन अगर मैं कहूँ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला किसे कहा जाता है तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सरोजनी नायडू भारत की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला हैं। सुचेता कृपलानी जो थी वो यूपी की पहली मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, और जो सरोजनी नायडू हैं वो भारत की राज्यपाल, यूपी की ही राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू जो है, इनका जो राज्यपाल जो बनी थी तो वो कब से कब थी 1947 से लेकर के 1949 तक ये राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। उषा मेहता नाम आता है। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 अगस्त 1942 से रेडियो प्रसारण कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे, नियमित रूप से। रेडियो प्रसारण के अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा हुई थी। रेडियो प्रसारण, ठीक है, उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा हुई थी जब इन्होंने रेडियो प्रसारण शुरू किया था, तो उसी के अपराध में। और विजय लक्ष्मी पंडित इन्होंने क्या किया था? विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में चुनी गई पहली महिला एवं भारतीय थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। विजय लक्ष्मी जो पंडित थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में चुनी गई पहली महिला एवं भारतीय थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? बताना है कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं सोडियम पेरोक्साइड में। तो दोस्तों सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में 2 परमाणु, कितने? 2। करेक्ट आंसर होगा 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। सोडियम पेरोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपको बता देते हैं, क्या होता है? Na2O2, ये सोडियम पेरोक्साइड होता है। ठीक है, Na2O2 ये सोडियम पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र, सोडियम पेरोक्साइड ये है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, तो यहीं से आप देख लेते हैं पेरोक्साइड में एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो 2 यहाँ से निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन, बल को द्रव्यमान से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? वेग, समय, विस्थापन या त्वरण, क्या प्राप्त होता है? दोस्तों जब बल को द्रव्यमान से विभाजित कर दोगे ना तो आपको त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा? त्वरण। तो करेक्ट आंसर होगा त्वरण। बल का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों वो होता है क्या? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। और बल का सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। ठीक है, बल का। और प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल होते हैं दोस्तों। प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल होते हैं। 4 प्रकार के बल कौन कौन से होते हैं? देखो, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण होता है। एक विद्युत चुम्बकीय बल होता है। क्या? विद्युत चुम्बकीय बल होता है। और एक होता है दुर्बल या क्षीण बल होता है। एक होता है प्रबल बल। समझ गए? पहला क्या होता है? गुरुत्वीय बल होता है। दूसरा विद्युत चुम्बकीय बल होता है। तीसरा दुर्बल या क्षीण बल होता है। चौथा प्रबल बल होता है। ठीक है। अब त्वरण आपका आंसर होगा, तो त्वरण किसे कहते हैं पता है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, त्वरण से आपको त्वरण की परिभाषा याद आती है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। और जब बीच में वेग परिवर्तन आ गया तो वेग भी क्या कहते हैं? किसी वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। और वस्तु की वेग आ गया तो यहाँ से विस्थापन भी थोड़ा जान लेते हैं। विस्थापन क्या कहते हैं? वेग जान लिए, त्वरण जान लिए, विस्थापन क्या होता है? वस्तु की अंतिम स्थिति या प्रारंभिक स्थिति के बीच, ठीक है, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पहुँचेगा, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर क्या होता है? विस्थापन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है?
ये बताना है। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? महानदी का है, नर्मदा है, गोदावरी है या ताप्ती? कौन सी नदी का है बताना दोस्तों। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोदावरी नदी। क्या है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी नदी को गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी जो नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियाँ होती हैं कौन कौन सी होती हैं? पूर्णा होती है, दुधना होती है, पेनगंगा होती है, वर्धा होती है, वेनगंगा होता है, मंजीरा तथा इंद्रावती, ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। और दोस्तों महानदी के बारे में हमने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में ही बताया था महानदी के बारे में। तो महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में धमतरी जिले में सिहावा के समीप से निकलती है। सिहावा बताया था आपको। और नर्मदा नदी भी बताया था। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक श्रेणी से निकलती है, ये भी बताया था। ताप्ती नदी के बारे में बता देते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, मुल्ताई के पास से। तो जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा श्रेणी या मुल्ताई के पास से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 37। कल्पतरु उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष पहली कहाँ को होता है? 1 अप्रैल को होता है या 1 मार्च को होता है या 1 फरवरी को होता है या 1 जनवरी को होता है कल्पतरु उत्सव? तो बताइए। जो कल्पतरु उत्सव होता है दोस्तों वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को कल्पतरु उत्सव मनाया जाता है। अब कल्पतरु उत्सव 1 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों जो कल्पतरु उत्सव है ना वो रामकृष्ण मठ के जो भिक्षु होते हैं, भिक्षुओं द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक धार्मिक त्यौहार है। पश्चिम बंगाल में ये मनाया जाता है कल्पतरु उत्सव। ठीक है। क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में कि कल्पतरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है दोस्तों। वहाँ ऐसी मान्यता है कि जनवरी 1886 में रामकृष्ण परमहंस के स्पर्श मात्र से मनोकामना पूरी हुई थी। इसलिए भक्त अपनी मन्नत को लेकर हर साल दक्षिणेश्वर मंदिर और उद्यान घाटी में पूजा अर्चना करते हैं और ये उत्सव मनाते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, किससे संबंधित है? दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 32 के दायरे में आता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार ही जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन से रिट जारी करता है? थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है दोस्तों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक है ना वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32 आ गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच वाला होता है। 25 से 28 तक का जो अनुच्छेद होता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 22 है दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक का है और समानता का अधिकार 14 से 18 तक का है। ठीक है। ये था आपका जीके जीएस का 38 क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।